साथ ही साथ हमको ये डिस्कस भी करना पड़ेगा कि जो कंपनी बिकती है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी बिकती है तो सबसे ज़्यादा, भले ही उसको किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है, चाहे वो अमेरिकी कंपनी हो, विदेशी हो या भारतीय हो, उसको उस कंपनी को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी अगर बिकेगी तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो कंपनी घाटे में चल रही थी, जिसकी वजह से उस कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी को बेच दिया। तो जब भी कोई नई कंपनी उस कंपनी को टेक ओवर करेगी तो सबसे पहले वो ये पता लगाती है कि भैया ये कंपनी घाटे में क्यों चल रही थी। वो घाटे में चलने का कारण क्या होता है, भैया कंपनी को नुकसान हो रहा था। नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि कंपनी में जो हाई पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, ये गलतियां कर रहे थे। तो जो हाई पोस्ट पे जो लोग बैठे होते हैं, सबसे पहले तो उनकी नौकरी यहाँ पर चली जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। और निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, वो सबसे पहले उनको जैसे ही पता चलता है कंपनी बिक गई है, वो रिजाइन दे के निकल जाते हैं, क्योंकि निकाला जाएगा तो उनके फ्यूचर पे इफेक्ट होगा, कोई दूसरी कंपनी उनको लेगी नहीं। तो सही टाइम देखते हुए वो रिजाइन दे के निकल लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पर मेन पावर में भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन किया जाता है, क्योंकि अब आपने घाटे वाली कंपनी को वापस फायदे वाली कंपनी बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो काम पहले 200 लोगों से कराया जाता था, अब वो 100 लोगों से कराया जाएगा। मतलब मेन पावर कम किया जाएगा और जो मेन पावर बचेगा उसी से ही पूरा काम लिया जाएगा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसको होगा? वहाँ पर काम करने वाले लोगों पे होता है। और जो कंपनी बिकती है उसके में, मतलब जिसने खरीदा है उसमें जो काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट जो कंपनी बिक गई है पे ही ये सारे इफेक्ट आएंगे। और मैंने तो ये एग्जांपल भी देखे हैं कि कई बार जिस कंपनी ने खरीदा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी में भेज देती है। एग्जांपल के लिए सन फार्मा का ले लेते हैं। सन फार्मा ने जब रेनबैक्सी को परचेज किया था, वो रेनबैक्सी जो कि दाइची सांगियो के पास थी, तो उन्होंने क्या करा कि सन फार्मा ने रेनबैक्सी में काम करने वाले लोगों को तो निकाल दिया और अपने प्लांट में जो लोग काम कर रहे थे उनको वहां पर भेज दिया कि आप वहां पर काम कीजिए, क्योंकि जो वहां पर पहले से काम कर रहे थे रेनबैक्सी में, वो काफी हाई सैलरी पे काम कर रहे थे, और जो वही काम जो लोग सन फार्मा में कर रहे थे उनकी सैलरी कम थी, तो उनको छोटा मोटा सैलरी का ग्रोथ देके उन्होंने रेनबैक्सी भेज दिया कि आप वही काम कीजिए, क्योंकि सेम टास्क ही था, सेम वर्क ही था, और रेनबैक्सी में काम करने वाले लोगों को निकाल दिया। तो इस तरीके से जो लेबर है उसकी कटिंग भी की जाती है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसकी स्केल बढ़ जाती है। स्केल का मतलब ये है कि अब उस कंपनी के पास प्रोडक्शन यूनिट्स की संख्या बढ़ गई है। पहले उसके पास अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट थे, अब उसके पास जब दूसरी कंपनी उसने खरीद ली है तो उसकी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो भी अब उसके पास आ गई हैं। तो कंपनियां क्या करती है कि जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है, बट मैं उसका प्रोडक्शन जो है वो समय पे नहीं कर पाता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी दूसरी कंपनी है जिसको मैंने खरीदा है उसकी प्रोडक्शन यूनिट का भी यूज़ मैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए करने लग जाऊंगा, जिससे कि मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उस कंपनी का मेन पावर भी अब मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी यूनिट भी काम कर रही है, तो मैं समय पे अपने ऑर्डर कंप्लीट कर पाऊंगा और अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और मर्जर में जो या एक्विजिशन जो होता है कंपनीज का, या टेक ओवर जो कंपनी का होता है, वो सबसे बड़ा रीजन भी यही देखा गया है। यहाँ पर एक और बहुत फायदा है, ये है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी। प्रोडक्ट डाइवर्सिटी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई कंपनी जो है वो केवल एक टाइप के ही प्रोडक्ट बना रही है, जैसे थेरापेटिक प्रोडक्ट बना रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो थेरापेटिक प्रोडक्ट्स की मांग मार्केट के अंदर कम हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी धीरे धीरे नीचे जाने लगेगी। बट अगर वो किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है जो किसी दूसरी कैटेगरी की ड्रग बनाती है, जैसे हो सकता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती हो, वैक्सीन्स बनाती हो, तो भले ही मेरे प्रोडक्ट की मांग कम हो गई है, बट जो दूसरी कैटेगरी है उसकी मांग बढ़ गई है, तो मैं वहां से अपना फायदा जो है या अपना जो बैलेंस है वो कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए फाइजर और विथ, ये दोनों अमेरिकन कंपनी है। फाइजर ने विथ कंपनी को खरीदा था। फाइजर जो है वो थेरापेटिक ड्रग्स बनाती थी या ओवर द काउंटर ड्रग बनाती थी, वहीं जो विथ कंपनी थी वो बायोलॉजिकल मेडिसिन्स बनाती थी, वैक्सीन्स बनाती थी, थेरापेटिक प्रोटीन्स बनाती थी। तो ये मर्जर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे कि अगर हमारी एक कैटेगरी नीचे बैठे तो दूसरी कैटेगरी से हम फायदा ले लें। तो इसीलिए भी कई कंपनीज जो है वो दूसरी कंपनीज को टेक ओवर करती हैं। देखिए, ज़्यादातर कंपनीज जब किसी कंपनी को टेक ओवर करती हैं या खरीदती हैं तो उनका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो मार्केट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना चाहती हैं। उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उनके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, उनके विश्वास को बना के रखना चाहती हैं। बट एक चीज़ देखी गई है कि 75% जो मर्जर हुए हैं या जो किसी कंपनी ने अगर किसी कंपनी को टेक ओवर किया है तो वो ज़्यादातर घाटे में गए हैं, या जो उनके शेयर होल्डर्स हैं वो लोग उस कंपनी से हट गए हैं या भाग गए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और देखी गई है कि अगर कोई कंपनी बिक गई है और उसका कोई प्रोडक्ट था
जो वही बनाता था और जिस कंपनी ने खरीदा है वो भी वही प्रोडक्ट बनाते थे, और उसके अलावा कोई भी मार्केट के अंदर कोई दूसरा कंपनी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाती थी, तो अब एक ही कंपनी के पास उस प्रोडक्ट की अथॉरिटी आ जाती है, तो वो फिर अपनी मोनोपोली करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो गया है। जो कंपनी पहले उनके कंपटीशन में थी उन्होंने उसको खरीद लिया है, तो अब बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ पर वो अपनी मोनोपोली करते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी देखा गया है कि कई बार कंपनियां जब मर्ज होती हैं, एक्वायर होती हैं, तो जो अच्छी कंपनी है जिसने किसी डूबती हुई कंपनी को खरीदा है, ये अच्छी कंपनी भी इसको बचाने के चक्कर में खुद डूब जाती है। ये भी कभी भी देखा गया है। कई बार सारा का सारा जो इनका पैसा है, जो इनके पास बचा था या जो इन्होंने लिया था, एक तो उनको खरीदने में खर्च हो जाता है, और ये अपना बहुत सारा पैसा जो है इस कंपनी को उठाने में, फायदे में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि ये कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखा गया है मर्जर और इक्विजिशन में। साथ ही साथ 50% जो उनका प्रोडक्टिविटी होती है वो गिर जाती है जैसे ही मर्जर का अनाउंसमेंट होता है। जी हाँ, जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करती है या मर्जर होता है, तो सबसे पहले वो उसका अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हम इस कंपनी को खरीदने वाले हैं, इसको टेक ओवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ देखी गई कि जैसे ही अनाउंसमेंट होता है वैसे ही 50% जो उस कंपनी में जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लग जाती है। साथ ही साथ उस कंपनी में, यहाँ पर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है। एग्जाम्पल के लिए फाइजर और विथ का एग्जाम्पल लिया, तो मैं यहाँ पर बात फाइजर की कर रहा हूँ। फाइजर ने विथ को खरीदा था। जो खरीदने वाली कंपनी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी 50% प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, 75% शेयर होल्डर्स का भरोसा खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ 14% वहाँ पर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेटिस्फेक्शन भी कम होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के साथ काम करेगी, तो अब यहाँ पर वर्किंग कल्चर चेंज होगा। यहाँ पर हो सकता है कि मतलब क्या होगा ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो ये एक अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मर्जर जो है वो कई बार फेल हो जाते हैं। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियो और बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप उन टॉपिक्स को मैंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।